सो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द प्रोमिनेंट प्री पोटेंशियल? द आंसर इज एस नोट, ये बार बार रिपीट होता है। थायरोग्लोबुलिन इज रिलीज बाई, तो इसमें पिपिलरी फोलिकुलर बोथ है, पी एफ या एफ पी, तो पिपिलरी ज़्यादा है, सबसे मोस्ट कॉमन है, तो पहले वही चूज़ करना है। की मसल ऑफ द नेक डिमार्केशन, तो इस पर फोकस करना है। अगर क्वेश्चन में पूछे कि की मसल फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस, तो उसमें स्टर्नोक्लेडोमेस्टाइड है। अगर क्वेश्चन में पूछे की मसल फॉर द डिवीजन ऑफ ट्राइंगल्स इन द नेक, तो अगेन स्टर्नोक्लेडोमेस्टाइड है। और अगर क्वेश्चन में पूछे कि की मसल फॉर द डाइसेक्शन इन द नेक, तो स्केरन इंटीरियर है, तो स्केरन इंटीरियर है। और यही आपको सीक्वेंस भी दिया है नीचे, स्टर्नोक्लेडोमेस्टाइड अगर वो नहीं है तो स्केरन इंटीरियर, अगर वो नहीं है तो स्टाइलोहाइड। और अगर सारे दिए हैं तो ऑल ऑफ दी वो चूज़ करना है। मोटर एफेजिया इन्वॉल्व, डिटेल के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। ब्रोकाज एफेजिया नॉन डोमिनस हेमिस्फीयर में, एनोमिक एफेजिया, वर्निकीज जो है वो सेंसरी है, दोनों अगर हो तो ग्लोबल एफेजिया। द हाइड्रोजन पोटेशियम पंप इन पैराइटल सेल इज controlled by, it is not potassium ATPase, it is hydrogen potassium ATPase, so carbonic anhydrase, because the main purpose inside that is the hydrogen, the water combined with the CO2 that form H plus plus bicarbonate, the bicarbonate exchange with the chloride, and the hydrogen they exchange with the potassium, so you are having hydrogen and you are having the chloride that form HCl, so carbonic anhydrase. Its follow-up is by CD4A. 55 years old patient having history of headache, visual disturbance, temporal artery from the biopsy. What is the diagnosis? So इसमें आपका giant cell arteritis, टेम्परल giant cell arteritis या ग्रेनुलोमा आएगा। स्मोकिंग इज रिलेटेड टू, तो यहाँ सही ऑप्शन आपने मिस किए हैं, थ्रोम्बोनजाइटिस ओब्लिटरेंस, और उसको बर्गर डिजीज भी बोलते हैं, BUER, बर्गर डिजीज। दूसरा बर्गर विद BER जो है वो IgA नेफ्रोपैथी है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का जो काज है किडनीज में। फेशियल नर्व एंटर्स टू टेम्परल बोन थ्रू विच फोरामिन, तो इंटरनल एकॉस्टिक मेटस, और स्टाइलोहाइड बोन अगर हो तो स्टाइलोमेस्टाइड फोरामिन है। ओटिक गिंगलियन पैरासिम्पैथेटिक प्री गिंगलियनिक फाइबर्स बाय विच नर्व, तो इसमें आपका लेसर पेट्रोसल नर्व आता है, उसमें आपका कौन सा नर्व आता है, लेसर पेट्रोसल नर्व आता है, उसमें आपका लेसर। इस पर एक सबर में एक रेफरेंस शेयर करता हूँ। पूरा आपका जो ये आपका ओटिक गेंगलियन है, ओटिक गेंगलियन, तो ये आपका यहाँ से निकलता है, इन्फीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस से आपका ग्लासोपेरिंजियल नर्व निकल गया, सही है। उसने फिर यहाँ पे टेम्पेनिक ब्रांच निकल गया, फिर टेम्पेनिक प्लेक्सस बन गया, फिर लेसर पेट्रोसल नर्व के थ्रू, ये लेसर पेट्रोसल नर्व के थ्रू निकलती हैं, और फिर किस चीज़ के साथ, कौन सी नर्व के साथ जाती है, मैंडिबुलर नर्व के साथ जाती है, फोकस मैंडिबुलर नर्व के साथ जाती है, मैंडिबुलर नर्व के साथ। तो ये MCQs हैं अलग अलग, इन्फीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस, ग्लासोफेरेंजियल नर्व, फिर टेम्पेनिक ब्रांच, फिर लेसर पेट्रोसल नर्व, फिर जो है मैंडिबुलर नर्व के साथ निकलती हैं, और यहाँ पर किस चीज़ के साथ जाती है, यहाँ पे फिर ओटिक गेंगलियन में, ये ओटिक गेंगलियन में फिर ये क्या करती हैं, ओटिक गेंगलियन में फिर ये वो साइनेप्स बनाती हैं, और फिर यहाँ से पोस्ट गेंगलियन फाइबर निकलती है, और पोस्ट गेंगलियन फाइबर कौन सी नर्व के साथ जाती है, आरिकुलोटेम्पोरल, आरिकुलोटेम्पोरल। तो ये देखो आपके 3-4 MCQs और क्लियर हो गए कि निकलती कहाँ से है, कौन सी नर्व के साथ, फिर फोरामेन से निकलती है, कौन से फोरामेन से निकलती है, फोरामेन वेल से, फिर पोस्ट गेंगलियनिक फाइबर कौन सी नर्व, आरिकुलोटेम्पोरल नर्व, और फिर पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई करती है, पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई करती है। यहाँ पे एक और MCQ भी आपका क्लियर हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि T1 जो है, T1 वो सिंपैथेटिक, T1 और T2, तो वो जाती हैं कौन सी नर्व के साथ, अगेन सुपीरियर सर्वाइकल गेंगलियन में वो एनास्टमोस करती हैं, वहाँ से पोस्ट गेंगलियनिक फाइबर जो निकलती हैं, तो वो कौन सी नर्व के साथ एंटर होती है, आरिकुलोटेम्पोरल नर्व। तो आपका एक और MCQ क्लियर हो गया। तो आरिकुलोटेम्पोरल नर्व में कौन सी ब्रांचेस है, तो पोस्ट गेंगलियनिक पैरासिम्पैथेटिक, पोस्ट गेंगलियनिक सिंपैथेटिक, और आपका अपना जनरल सर्सेशन के लिए जो आती है जनरल सन से। तो 3 मॉडल आपकी हो गई। अनदर इलस्ट्रेशंस यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन्फीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस उधर से निकल के फिर टेम्पेनिक नर्व में आ गई, फिर लेसर पेट्रोसल नर्व, फिर ओटिक गेंगलियन, और वहाँ से पोस्ट गेंगलियनिक निकल के आरिकुलोटेम्पोरल में पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई करती है। तो ये लेसर पेट्रोसल है, लेसर
पेट्रोसल, एक डीप पेट्रोसल है, एक सुपरफिशियल पेट्रोसल है, एक तरफ टेरिगाइड कैनाल है, वो फिर हम बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपने लेसर पेट्रोसल चूज़ करना है, लेसर पेट्रोसल। आई थिंक दिस एमसीक्यू इज क्लियर। कमिंग बैक, तो ओटिक गैंग्लियन यहाँ आपका हो गया। हार्मोन ऑफ स्ट्रेस, यहाँ पे मैं बार बार मैं बता चुका हूँ कि ये कार्टिसोल है, लेकिन अगर पूछे हार्मोन ऑफ स्ट्रेस दैट काजेज वेसोकंस्ट्रक्शन तो कैटिकोलामीन से, अगर वो नहीं है तो फिर क्या है, नॉरएपिनेफ्रिन है। हार्मोन्स ऑफ स्ट्रेस दैट काजेज वेसोडायलेशन तो वो आपका एड्रेनलिन है या एपिनेफ्रिन है, क्योंकि स्केलेटल मसल में जो वेसल है वहाँ पे बीटा 2 रिसेप्टर से वहाँ पे एपिनेफ्रिन क्या करेगा, वेसोडायलेशन करेगी। प्रेग्नेंट पेशेंट, यहाँ पे ये गलत लिखा है, इफ वेसोकंस्ट्रक्शन में है देन कैटिकोलामीन नॉरएपिनेफ्रिन इज मोर देन एपिनेफ्रिन। ये मैंने इस तरह याद किया है कि नॉरएपिनेफ्रिन एन ए नासिर, तो एन ए नॉरएपिनेफ्रिन हैज़ मोर एक्शन ऑन अल्फा रिसेप्टर, so if it has got more action on alpha receptor it causes severe vasoconstriction. Drug exercise blood flow to non एक्सरसाइजिंग मसल प्रोवाइड, यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉन एक्सरसाइजिंग मसल को ब्लड फ्लो सिंपैथेटिक एड्रेनर्जिक प्रोवाइड करती है, सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक नहीं। अभी हमने बात की स्केलेटल मसल में आपका बीटा 2 रिसेप्टर्स है, स्केलेटल मसल के ब्लड वेसल में आपका बीटा 2 रिसेप्टर, ये आपका स्केलेटल मसल हो गया, यहाँ से आप ब्लड वेसल ले लो तो उसमें बीटा 2 रिसेप्टर है, तो उस पर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन एक्ट करके उसको वेसोडाइलेट करती है, तो ब्लड फ्लो मेंटेन करती है। और जो एक्सरसाइजिंग मसल है उसको कौन प्रोवाइड करती है, जो एक्सरसाइजिंग मसल है उसको, जो एक्सरसाइजिंग मसल है उसको लोकल मेटाबोलाइट करती है। आगे बढ़ते हैं, डार्सल रूट हेड विच टाइप सूडो यूनिपोलर ऑलरेडी डिस्कस्ड, कॉमन काज ऑफ नियोनेटल हाइपरबिलिरुबिनेमिया, द आंसर इज इमेच्योरिटी ऑफ एंजाइम। अभी एंजाइम जो है वो मेच्योर नहीं है, ग्लूकोरानिडेज एंजाइम इमेच्योर है, वही मोस्ट कॉमन काज है हाइपरबिलिरुबिनेमिया का, क्योंकि यहाँ पे पूछा नहीं है कि कौन सा हाइपरबिलिरुबिनेमिया, कंजुगेटेड या अनकंजुगेटेड, लेकिन आपने फिर वही प्रिज्यूम करनी है, पैथोलॉजिकल हाइपरबिलिरुबिनेमिया या फिजियोलॉजिकल हाइपरबिलिरुबिनेमिया, वो भी क्लियर नहीं है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नियोनेटल हाइपरबिलिरुबिनेमिया है वो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है, और उसमें आपका मोस्ट कॉमन काज यही है कि आपके लिवर एंजाइम इमेच्योर होते हैं, तो उसको थोड़ा टाइम चाहिए होता है, उसको थोड़ा टाइम, जब ये मेच्योर हो जाते हैं तो फिर वो निकल जाता है। दैट इज़ द राइट आंसर। पोस्ट थैलाइडक्टमी हॉर्सनेस रिकरेंट लेंजियल व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन डज नॉट सेंड इम्पल्सेस, तो आपका वेगस नर्व इन्वॉल्व है ना, रिकरेंट लेंजियल नर्व इज द ब्रांच ऑफ वेगस नर्व। तो वेगस नर्व कहाँ से निकलती हैं, 2 नर्व मिड ब्रेन से निकलती हैं, 4 पोन से, 4 मेडुला से, 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th, तो वेगस कहाँ से आ गई, 10 वाली मेडुला से, सिंपल। हाई कार्डियक आउटपुट फेरी इज फाउंड इन, तो इसमें एनीमिया है। बिरी बिरी जो है वो बिरी बिरी जो है वो, उसमें क्या होता है, बिरी बिरी में आपका वेट बिरी बिरी है, ड्राई बिरी बिरी नहीं करता, वेट बिरी बिरी में हाई कार्डियक आउटपुट फेलियर होता है। हाईएस्ट मोर्टिलिटी इन एसोसिएटेड विद विच वायरस, तो हेपेटाइटिस डी वायरस है। मोस्ट कॉमन इम्यूनोग्लोबुलिन इन द बॉडी, तो IgG है। फर्स्ट 2 सेंटीमीटर ऑफ ड्यूटेनम इज सप्लाइड बाय, तो यहाँ पे ऑप्शन में सीलियक आर्टरी वाला ब्रांच चूज़ करना है, क्योंकि ड्यूडेनम जो है वो उसका फर्स्ट 2 सेंटीमीटर कौन सा पोर्शन है, फोरगट, और फोरगट को ना तो इन्फीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी सप्लाई करते हैं ना सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। सुपीरियर जो है वो मिडगट और इन्फीरियर जो है वो हाइंड गट को सप्लाई करती है, फोरगट को जो है आपको सीलियक ट्रंक सप्लाई करती है। MCQ इधर आप देख लें, इधर उन्होंने फिर सही दिया है। आर्टरी सप्लाई ऑफ द फर्स्ट पोर्शन ऑफ ड्यूडेनम इज, तो इसमें सुपीरियर पेनक्रियाटिक और ड्यूडेनल आर्टरी है, इसमें आपका कौन सा है, आर्टरी सप्लाई ऑफ द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द ड्यूडेनम, इसकी तरफ आते हैं रेफरेंस की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। तो proximal to the major duodenal papilla there is the foregut derived, that is the foregut, part of the foregut, that is talking about the first part of the duodenum, second part of the duodenum. So the branches of the celiac trunk, so we are having the gastroduodenal artery or superior pancreatico-duodenal artery. Distal to the papilla, that is the midgut derivative, so the branches of superior mesenteric artery and inferior pancreatico-duodenal artery, inferior pancreatico-duodenal artery. So I think it's clear. Coming back to our topic, तो यहाँ पे राइट आंसर इज मिसिंग। एपिकार्डियम इज सप्लाइड बाय, अभी हमने बात की एपिकार्डियम जो है वो विसरल लेयर ऑफ द सिरस पेरिकार्डियम है, उसको कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है। जो पेराइटल लेयर ऑफ सिरस पेरिकार्डियम है और फाइब्रस पेरिकार्डियम है उसको पेरिकार्डियोप्लेनिक आर्टरी सप्लाई करती है। आर्टरी सप्लाई फर्स्ट पोर्शन अभी हमने बात की, सुपीरियर पेनक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी। 40 ईयर ओल्ड मैन
presented with headache, diplopia, blurred vision, tenderness, and temporal lesion, giant ceratite. Girl with type 1 diabetes has mostly hyperglycemia in morning. Which is the appropriate option? The answer E is the right answer. Regular and intermediate, this that is called 70-30, और हम insulin N और R combine करते हैं, तो E is the right answer. Patient has increased BP. She was given ACE inhibitor after which BP decreased, but she felt dizziness. So the dizziness after starting the antihypertension medication is usually due to decreased sympathetic response. आपका sympathetic response कम हो जाता है. Option C is the right answer. Contraindication of anticoagulant is it is not hypertension because the if the BP is more than 180, then it is contraindicated. So here it is not mentioned mild hypertension, moderate or severe. Neither the grade is given grade 1, 2, 3. It is not cerebral infarcts because it is the recent cerebral infarcts. If the word is recent cerebral infarct, because you can give or malignant cerebral infarcts or the infarcts involving more than 2/3 of the cerebrum. So in that there is contraindicated. Diverticulitis you can give it. So thrombocytopenia is the again more than 1 lake you can give. This is again the relative contraindication, and less than 1 lake you cannot give. So 1 lake is the borderline. More than 1 lake, give it. Less than 1 lake, don't give it. Cerebral infarct, if it is involving more than 2/3 of the cerebral hemisphere, then this is called malignant. You cannot give it. If it is this recent cerebral infarcts like 2 weeks, no. Recent strokes, it is, if you remember the contraindication, it is in the recent stroke, it is contraindicated. I think that is 2 to 6 weeks is the duration. The hypertension, but which how much hyper? So it is maybe a poor recall, but out of these options, I will choose the thrombocytopenia. Which drug causes release of histamine and causing hypotension and prolonged administration? The answer is तो विनकोमाइसिन है, और ये जो है रेडमैन सिंड्रोम भी करता है, और आप उसको किस तरह ठीक करेंगे कि आप उसको स्लोली दिया करें विनकोमाइसिन. Whatever is held in position by anterior and posterior ligament, that is the right answer. म्यूटेशन ऑफ P53 इज एसोसिएटेड विद, तो P53 नॉर्मली क्या करता है, एपोप्टोसिस ऑफ द सेल करता है. तो अगर इसमें म्यूटेशन हो गई तो फिर क्या करेगा, सेल सर्वाइवल करेगा, सेल सर्वाइवल करेगा. X at the elbow of Villiers old, which secondary significance will be apparent on X-ray. So lateral epicondylosis का मैंने एक निमोनिक भी दिया था मेरे फर्स्ट वीडियो में जो गाइनी पिंक की थी, तो और यही बार बार ये MCQ रिपीट होता है, तो उसमें lateral epicondylosis का एक निमोनिक है. सो आई विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट वीडियो विद दैट निमोनिक. थैंक यू ऑल.